मसल। मसल क्या है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू, विशेष प्रकार का टिश्यू होता है मेसोडर्मल ओरिजिन। तो मेसोडर्मल जो जर्म लेयर होती है उससे बनता है। कंट्रीब्यूट अबाउट 40 टू 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन अडल्ट। जो ह्यूमन अडल्ट होता है उसमें 40 से 50% जो भाग होता है बॉडी वेट का वो मसल्स ही बनाती हैं। हैव स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो ये मूवमेंट, ये जो अलग अलग टाइप की इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये एक्साइटेड हो सकती हैं, जो नर्व सिग्नल आते हैं उनके द्वारा इसके अंदर एक्साइटेबिलिटी देखी जा सकती है, उत्तेजना देखी जा सकती है। कॉन्ट्रैक्टाइबिलिटी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये सिकुड़ सकती है, अपनी शेप को चेंज कर सकती है। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब है एक्सटेंड हो सकती है, फैल सकती है। और इलास्टिसिटी का मतलब इसके अंदर लचकता पाई जाती है, मतलब जो अपनी शेप को चेंज कर सके। वो भी जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल एक्सटेंसिबिलिटी तो है ही है, और लचकता क्या होती है, जो कि मतलब बिना शेप चेंज करे मुड़ सके, जो जो अपने बेंडिंग वगैरह शो कर सके, उसको बोलते हैं। क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे मसल्स को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। क्राइटेरिया क्या होते हैं? लोकेशन, कहाँ पे प्रेजेंट है, अपीयरेंस उनकी, स्ट्रक्चर उनकी बाहर से जो स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देती है, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ दीज एक्टिविटी, दीयर एक्टिविटी, तो उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाले कौन से ऑर्गन हैं, उनके बेस पे भी मसल्स हैं अलग अलग भागों में डिवाइड की जाती हैं। बेस्ड ऑन दियर लोकेशन, लोकेशन के बेस पे मसल्स हैं जो मेनली 3 प्रकार से हमने डिवाइड की गई हैं। और ये हमने जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था एनिमल के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उनके अंदर भी ये 3 प्रकार की जो मसल्स है वो डिस्कस की थी, जैसे स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डियक मसल। इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। स्केलेटल मसल्स क्या हैं? क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ बॉडी, जो हमारा मेन ढांचा होता है बॉडी का, तो उसके साथ ये अटैच्ड होती हैं क्लोजली, बिल्कुल अच्छे ढंग से अटैच होती हैं। हैव ए स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो स्ट्रिप्स बनी हुई दिखती हैं, पट्टियां सी बनी हुई दिखेंगी, इसलिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। दियर एक्टिविटी आर अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, तो जो हम इनको अपनी इच्छा अनुसार इनकी एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम से ये कंट्रोल होती हैं, इसलिए इनको वॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है। प्राइमरी इन्वॉल्व इन द लोकोमोटरी एक्शन, जो भी हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर हमारे बॉडी पोस्चर चेंज होते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो करवाई जाती है वो स्केलेटल मसल्स के द्वारा ही करवाई जाती है। उसके बाद है विसरल मसल्स। विसरल क्या होते हैं? इंटरनल ऑर्गन, जितने भी शरीर के अंदर ऑर्गन होते हैं उनको विसरल ऑर्गन बोलते हैं। तो विसरल मसल्स कहाँ पे पाई जाएगी? इनर वॉल ऑफ ऑल विसरल ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी जो अंदर से वो खोखले होते हैं तो उनकी इनर वॉल में पाई जाती हैं ये मसल्स। ऑफ द बॉडी लाइक एलिमेंट्री कैनाल, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ी थी, जो मस्कुलेचर लेयर होती है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, तो उसके अंदर भी वो किसका बना होता है? उसके अंदर वाली वाल है विसरल मसल से। डू नॉट एग्जिबिट्स एनी सिचुएशन एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस, तो इनकी कोई स्ट्रेसन नहीं दिखाई देते, कोई पट्टियां नहीं बनी होती, इसलिए इसको नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, ये स्मूथ मसल्स भी कहलाती हैं। दियर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, ये अपनी इच्छा अनुसार हम इनको मूव नहीं करवा सकते, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। असिस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक एंड गैमेट थ्रू द जेनिटल ट्रैक, तो ये अलग अलग काम करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक में जो खाना है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, और जो गैमेट्स हैं जेनिटल ट्रैक के अंदर जैसे ओवा है, ओवम को मूव करवाना है, तो वो काम विसरल मसल्स का होता है। उसके बाद है कार्डियक मसल्स। मसल्स ऑफ हार्ट असेंबल्ड इन द ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म ए कार्डियक मसल, तो जो ये मसल्स हैं ये ब्रांचिंग मतलब टहनी जैसे एक जो टहनियाँ निकली होती हैं एक ब्रांच से या फिर एक स्टेम से, इस तरीके से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं ये। बेस्ड ऑन अपीयरेंस, अपीयरेंस के बेस पे जो कार्डियक मसल्स हैं वो स्ट्रेटेड होती हैं, इसमें पट्टियां सी बनी होती हैं, जब माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं। दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं। एज नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल दियर एक्टिविटीज डायरेक्टली, क्योंकि नर्वस सिस्टम है उनकी एक्टिविटी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मसल स्ट्रक्चर देखते हैं। मेड ऑफ ए नंबर ऑफ मसल बंडल्स ऑफ फेसिकल्स, तो जो मसल्स होती हैं वो बंडल्स का मतलब गुच्छा होता है किसका? फेसिकल्स का, मतलब मसल फेसिकल्स कहते हैं उसको, बंडल को, मतलब एकजुट होते हैं, एक गुच्छे में पाए जाते हैं मसल फाइबर्स। होल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर फेसिका, तो फेसिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी ये मस्कुलर फाइबर्स होते हैं ये एक कॉमन
कवरिंग से कवर होते हैं, बाहर की तरफ एक परत इसकी कॉमन होती है जो कोलेजिनस मतलब कोलेजन फाइबर की बनी होती है। ईच मसल बंडल्स कंटेन ए नंबर ऑफ मसल फाइबर, जो ये बंडल है ये किसका बना होता है, मसल फाइबर्स का, मतलब रेशे होते हैं मसल के। सार्कोलीमा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ ईच मसल फाइबर एनक्लोजिंग सार्कोप्लाज्म, तो प्रत्येक जो मसल फाइबर है उसकी अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम सार्कोलीमा बोलते हैं। और सार्कोलीमा के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसी प्रकार से इनके भी जो सार्कोलीमा के अंदर सार्कोप्लाज्म फील्ड होता है, लिक्विड फील्ड जो भरा होता है। मसल फाइबर इज ए सिंसिटिज्म एज सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, तो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है क्योंकि एक सेल के पास काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो इसी प्रकार से ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। और ये कैल्शियम आयन कहाँ पे रोल प्ले करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, जो हम आगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखेंगे उसमें पढ़ेंगे इनके रोल को। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंज्ड फिलामेंट्स इन सार्कोप्लाज्म मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स, तो लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है फिलामेंट्स मतलब फाइबर्स के अंदर, छोटे छोटे जो बारीक बारीक से तंतु होते हैं जो कि पैरेलली एक दूसरे के समांतर अरेंज होते हैं, किसके अंदर, सार्कोप्लाज्म के अंदर। और इनको क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफाइब्रल्स बोलते हैं। मायो वर्ड यहाँ पे मसल से रिलेटेड यूज किया जाता है। ईच मायोफाइब्रल्स हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट, जो मायोफाइब्रल्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग पट्टियां बनी होती हैं, एक डार्क बैंड होता है, एक लाइट बैंड होता है। जब हम सार्कोमेयर की स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये अलग अलग बैंड भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू प्रोटीन, दो प्रोटीन होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे ही ये बैंड बने होते हैं। लाइट बैंड के अंदर क्या होता है, कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड, जो अड़ के बैंड होते हैं जो ज़्यादा गहरे नहीं होते तो वो आई बैंड कहलाते हैं या फिर आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। जबकि जो डार्क बैंड है उनको ए बैंड भी बोला जाता है, अनआइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टी होना हर डायरेक्शन में, अनआइसोट्रोपिक का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होना, क्योंकि इसके अंदर मायोसिन भी प्रेजेंट होता है डार्क बैंड के अंदर और एक्टिन भी प्रेजेंट होता है, जबकि उनमें केवल लाइट बैंड में एक्टिन ही प्रेजेंट होता है। तो जो मसल्स होती हैं बॉडी के अंदर, जब हम एक मसल्स को देखते हैं तो एक बंडल होता है फाइबर्स का, और फाइबर्स के बंडल को जैसे एक बंडल को हम यदि निकाल के देखें तो उसको फेसिकल्स बोलते हैं, एक बंडल होता है जो। और उस बंडल को जब आगे जाके हम उसमें और ज़्यादा जूमिंग करते हैं तो काफ़ी सारे मसल फाइबर्स हैं उसमें पाए जाते हैं, काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। और ये बाइसेप्स की मसल दिखा रखी है जो बाजू की मसल्स हैं। और मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, इन्हीं एक मसल फाइबर के अंदर जो बारीक तंतु होते हैं जिसको मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। और मायोफाइब्रिल्स को जब आगे हम डिटेल से देखते हैं तो इसके ऊपर बैंड बने होते हैं, किसकी वजह से, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट होते हैं, जो ये मायोसिन फिलामेंट है और ये एक्टिन थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट होता है। इनके अरेंजमेंट की वजह से जो बैंड बने होते हैं जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे बैंडिंग पैटर्न। और यदि डिटेल में देखें एक सेल को तो इसी तंतु को जैसे यहाँ पे बैंड से बने हुए हैं, इनको थोड़ा सा हाईलाइट करके हमने यहाँ पे जूमिंग करके देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके के जो बैंड है ये लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है बीच में। तो सार्कोमेयर की जब हम स्ट्रक्चर कंप्लीट देखेंगे तो उसके अंदर जो अलग अलग जो स्ट्रक्चर है, आई बैंड है, एच बैंड है, आई बैंड, एच बैंड, इस तरीके से बैंड पैटर्न प्रेजेंट होते हैं। और इनमें जो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट के जो अरेंजमेंट की वजह से ये बैंड पोर्शन है वो दिखाई देता है। उसके बाद है सार्कोमेयर, क्या होता है ये, बोथ प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रोड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल्स, जो बिल्कुल बारीक तंतु होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, दो प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन, वो रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल वो अरेंज होते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब लेंथ वाइज अरेंज होते हैं, जैसे हमने पीछे स्ट्रक्चर भी देखी है और आगे भी जो सार्कोमेयर की स्ट्रक्चर देखेंगे। थिन एंड थिक फिलामेंट, दो फिलामेंट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट जो कि थिन होते हैं, पतले होते हैं, जबकि थोड़े मोटे होते हैं वो उनको मायोसिन फिलामेंट बोलते हैं। एक जेड लाइन होती है सार्कोमेयर में, एन इलास्टिक फाइबर इन सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इन विच बाइसेक्ट इट, तो आई बैंड के बीच में
एक इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है बिल्कुल सेंटर में आई बैंड के, जो उसको दो भागों में इक्वली बांट देता है। थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच्ड टू जेड लाइन। जो थिन फिलामेंट है वो जेड लाइन के साथ अटैच होते हैं, फर्मली का मतलब मजबूती से। एक एम लाइन होती है, थिन फाइबरस मेम्ब्रेन थिक फिलामेंट इन ए बैंड हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ द बैंड। एम का मतलब मिडल भी समझ सकते हैं। तो ये भी एक थिन फाइबरस मेम्ब्रेन होती है, थिक फिलामेंट की बनी होती है, और ये ए बैंड में प्रेजेंट होती है। ऊपर आई बैंड में थी ये ए बैंड के बीच में जो मिडल में लाइन प्रेजेंट होती है उसको एम लाइन बोलते हैं। ए एंड आई बैंड्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रल्स। जो ए बैंड और आई बैंड हैं ये एक के बाद एक अरेंज होते हैं। पहले ए बैंड आएगा, फिर आई बैंड, फिर ए बैंड, फिर आई बैंड, इस तरीके से अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं मायोफिल्स की पूरी लेंथ के अंदर। एक एच जोन होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट। जो थिक फिलामेंट होता है उसका बिल्कुल सेंट्रल भाग होता है, नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट। और इसके अंदर क्या कंडीशन होती है कि ये थिन फिलामेंट के द्वारा ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं की होती। तो डायग्राम में ज़्यादा क्लियरिटी आएगी जो अलग अलग हम जोन देखेंगे। एक है सार्कोमेयर पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल्स बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन्स इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल्स की जो सबसे स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वो सार्कोमेयर कहलाती है, जो सिंगल सेल होती है। और ये दो सक्सेसिव जेड लाइंस के बीच में जो भी मटेरियल आता है, जो भी स्ट्रक्चर आती है मायोफाइब्रिल के अंदर, उसको बोला जाता है सार्कोमेयर। इन ए रेस्टिंग स्टेट, जब रेस्टिंग स्टेट होती है मतलब आराम कर रही अवस्था होती है जब बॉडी की, एज ऑफ थिन फिलामेंट्स ऑन ईच साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शली ओवरलैप फ्री एंड्स ऑफ थिक फिलामेंट। जो थिन फिलामेंट के सिरे होते हैं वो पार्शली का मतलब होता है आधे अधूरे ढंग से ओवरलैप कर रहे होते हैं, किसको, थिक फिलामेंट को। लिविंग सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट, जिसकी वजह से जो सेंट्रल पार्ट है थिक फिलामेंट का वो बिल्कुल खाली रहता है। जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे उसमें ये चीज़ समझ में आएगी कि किस तरीके से जो ओवरलैपिंग है वो होती है। तो यहाँ पे हम सार्कोमेयर की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सार्कोमेयर में थिन फिलामेंट को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है, थिक फिलामेंट को रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जेड लाइन है यहाँ पे और एक जेड लाइन यहाँ पे है। तो दो जेड लाइन के बीच में जो भी पोर्शन होता है उसको सार्कोमेयर बोलते हैं। और बिल्कुल इस सार्कोमेयर के सेंटर में एक एम लाइन प्रेजेंट होती है जो कि थिक फिलामेंट के बीचों बीच रहती है। और इसी एम लाइन के साथ कौन अटैच होता है, थिक फिलामेंट्स अटैच होते हैं। और जबकि जेड लाइन के साथ कौन अटैच होते हैं, थिन फिलामेंट होते हैं। और एच जोन क्या होता है, जो केवल थिक फिलामेंट का होता है। जैसे हम देख सकते हैं जो यहाँ से रेड कलर का केवल पोर्शन है वो एच जोन है। और जबकि ए बैंड किसको बोलेंगे, जो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट दोनों आ जाते हैं इसके अंदर। यहाँ से इस साइड वाला पोर्शन और यहाँ तक का जो पोर्शन है वो ए बैंड कहलाता है। और उसके बाद केवल थिन फिलामेंट वाला पोर्शन है, जैसे केवल ग्रीन ग्रीन कलर का जब पोर्शन इसके अंदर आए तो उसको आई बैंड बोलते हैं। अब हम देख सकते हैं इसको ए बैंड क्यों बोलते हैं, अनाइसोट्रोपिक बैंड, क्योंकि इसमें एक्टिन मायोसिन इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। जबकि आई बैंड के अंदर केवल और केवल क्या प्रेजेंट होते हैं, एक ही टाइप की प्रॉपर्टी होती है, किसकी वजह से, एक्टिन की वजह से, इसलिए इसको आई बैंड बोलते हैं। और इसकी कंपोजिशन की वजह से जो इसका कलर है वो लाइट होता है, और इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कंपोजिशन की वजह से जो कलर है वो डार्क रहता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो एक्टिन एंड मायोसिन है उनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिन थिन फिलामेंट किसका बना होता है, ये टू एप फिलामेंट। तो ये आगे भी इसके छोटे तंतु होते हैं जिसको एप फिलामेंट फिलामेंटस एक्टिन बोलते हैं, हेलिकली अराउंड टू ईच अदर। जो दो एप फिलामेंट होते हैं एक दूसरे के हेलिकली, वो एक दूसरे के वाउंड मतलब गिरे हुए होते हैं। ईच एप एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रत्येक जो एप एक्टिन होता है वो मोनोमेरिक मतलब जी ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब ग्लोब छोटे छोटे जो गेंद जैसी स्ट्रक्चर से बना होता है। ट्रोपोमाइसिन क्या होता है, टू फिलामेंट रन क्लोज टू एप एक्टिन थ्रू आउट द लेंथ। एप एक्टिन जो होता है उसके सराउंडिंग में दो एक्स्ट्रा थिन फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, उनको ट्रोपोमाइसिन बोलते हैं। एक ट्रोपोनिन होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन के कुछ कुछ जगह पे एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और इन रेस्टिंग स्टेज सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। तो जो ट्रोपोनिन की जो ऊपरली परत होती है उसके ऊपर ये कवर होता है, मास्क मतलब इसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है जब ये रेस्टिंग स्टेज में होता है।
मास्क एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट, और साथ में किसका काम करता है, जब इसको मायोसिन फिलामेंट के साथ अटैच होना होता है तो ये मास्क है वो हट जाता है, और जिसकी वजह से ये फिर एक्टिन जो मायोसिन फिलामेंट है उनके साथ अटैच होता है। जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है उसमें हम डिटेल में देखेंगे ये बात। मायोसिन थिक फिलामेंट, मायोसिन है जो वो थिक फिलामेंट कहलाता है, वो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है, मतलब बहुत सारी मोनोमर यूनिट से मिलकर बनता है। और मैरोमाइसिन क्या होते हैं, मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट, मतलब जो मोनोमरिक यूनिट होती है उसको मीरो मायोसिन्स बोलते हैं। टू पार्ट होते हैं इसके, एक हैवी मीरोमाइसिन होता है HMM, एक लाइट मीरोमाइसिन होता है। HMM हैवी का मतलब एक ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म, तो एक हेड पोर्शन होता है और जिसके साथ में एक शॉर्ट आर्म, एक छोटी बाजू, मतलब एक टेल टाइप स्ट्रक्चर होती है। हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट टुवर्ड्स एट रेगुलर डिस्टेंस, मतलब जो हेड और शॉर्ट आर्म्स हैं कुछ कुछ जगह पे वो बाहर की तरफ उभरी होती हैं रेगुलर डिस्टेंस पे। एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट क्रॉस आर्म, तो कुछ एंगल के ऊपर ये प्रत्येक जगह पे, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह पे जो पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट है उसमें बाहर की तरफ निकली हुई स्ट्रक्चर हैं, क्रॉस आर्म बनाती हैं ये। ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव ATPase enzyme and has binding site for ATP and active sites for the actin, तो जो ग्लोबुलर हेड होता है वो ATPase एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और जो कि क्या करता है, ATPase के साथ जब बाइंडिंग करता है तो वहाँ से एनर्जी रिलीज करता है, और इसी एनर्जी की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है मसल्स में वो की जाती है। जबकि जो लाइट मेरोमाइसिन होता है वो एक टेल रीजन को रिप्रेजेंट करता है। डायग्राम से हम समझते हैं इन दोनों को, जैसे ये एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट, और ये ट्रोपोमाइसिन है, और एक्टिन फिलामेंट की एक गेंद सी जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये गेंद सी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। और जैसे बोला था एक्टिन होता है वो दो गेंद जैसी जो लाइनों से बना होता है जिनको एफ एक्टिन बोलते हैं, और एक जो एफ एक्टिन है, एक जो लाइन है गेंदों की जो गेंद सी दिखाई दे रही है वो ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बनते हैं जिनको जी प्रोटीन बोलते हैं, या फिर जी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बीच के अंदर, तो ये क्या है, जब ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है, तीन जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और साथ में कुछ फाइबर जैसी स्ट्रक्चर्स हैं वो इन दोनों फिलामेंट को, एपेक्टिन फिलामेंट को एक साथ एकजुट रखते हैं, तो उनको ट्रोपोमाइसिन बोलते हैं। उसके बाद जो ये तो एक्टिन है, और ये मायोसिन, मायोसिन में क्या होता है, हेड रीजन होते हैं दो, मोटर डोमेन जिसको बोला गया, एक नेक रीजन होता है, और जो ये टेल रीजन होता है ये क्या होता है, कोइल टेल डोमेन। तो हेड रीजन है ये बीच बीच में बाहर की तरफ रहते हैं, तो ये एकजुट होते हैं जब काफ़ी सारे जो मायोसिन फिलामेंट है काफ़ी एकजुट होकर रहते हैं, तो कुछ कुछ जगह पे जो हेड रीजन है वो बाहर की तरफ राइज होते हैं। और एक जगह पे जो एक्टिन बाइंडिंग लूप है ये क्या करता है, एक्टिन के साथ अटैच होता है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है वो देखते हैं डिटेल में। स्टेप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के क्या क्या स्टेप होते हैं। इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिग्नल है मसल्स के पास आता है, किसके द्वारा, मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा। मोटर न्यूरॉन क्या होती हैं, जो मसल्स को, जो सिग्नल को ब्रेन से लेके आती हैं। सेंस न्यूरॉन क्या होती हैं, जो सेंस रिसेप्टर से जो ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाती हैं। तो मोटर यूनिट क्या होती है, ए मोटर न्यूरॉन अलोंग विद मसल फाइबर, जब जो मसल फाइबर के साथ में जो मोटर न्यूरॉन है वो अटैच हो जाती है, जो स्ट्रक्चर बनती है, तो उसको क्या बोला जाता है, मोटर यूनिट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट क्या होता है, ये जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलीमा। तो जो मोटर न्यूरॉन जब आके सिग्नल छोड़ती है किसके पास, सार्कोलीमा के पास, उनके बीच में जो जंक्शन होता है, खाली जगह होती है, तो उसको मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, मतलब नर्व सेल और मसल्स के बीच में जो जंक्शन का काम करते हैं। न्यूरल सिग्नल रिलीज ए न्यूरोट्रांसमीटर एसिटोकोलाइन विच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलीमा। तो जो न्यूरल सिग्नल आता है उसके अंदर एक एसिटोकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, मतलब एक सिग्नल होता है जो कि एक्शन पोटेंशियल को क्रिएट करता है सार्कोलीमा के अंदर। एक्शन पोटेंशियल मतलब करंट को पैदा करेगा सार्कोलीमा में, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और जो ये चार्ज है ये पूरी मसल फाइबर में फैल जाता है एंड काज रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। जो सार्कोप्लाज्म जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसमें से जो कैल्शियम आयन है वो बाहर की तरफ रिमूव हो जाते हैं, जो कि अभी सार्कोप्लाज्म में आ जाते हैं। बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम
with a subunit of troponin on actin filament removing masking of active site for myosin। तो अब क्या होएगा, जो कैल्शियम है, कैल्शियम बाइंड करते हैं किसके साथ, ट्रोपोनिन के साथ। जो ट्रोपोनिन एक्टिन के अंदर पाया जाता है उसके साथ जाके वो बाइंडिंग करते हैं और वो क्या करते हैं, मास्किंग, जो मास्क वो लिए हुए थे उसको रिमूव करते हैं। कहाँ पे मास्क था, वो एक्टिव साइट के ऊपर था, जो एक्टिव साइट्स ऑफ द मायोसिन, मायोसिन के ऊपर जो एक्टिव साइट के ऊपर जो मास्क बना रहता है जो कि इनएक्टिव स्टेज में होता है, तो उस मास्क को भी ये रिमूव करते हैं। यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस एंड मायोसिन हेड बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स ऑन द एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। तो एटीपी हाइड्रोलाइसिस के द्वारा जो एनर्जी पैदा होती है, तो उससे जो मायोसिन के हेड रीजन होता है, जो हेड रीजन देखा था हमने, वो जो मायोसिन जो एक्टिन होता है, एक्टिन की एक्टिव साइट के, जो ट्रोपोनिन की एक्टिव साइट है वहां पे जाके बाइंडिंग करना स्टार्ट कर देता है और वो क्या बनाता है, क्रॉस ब्रिज बनाता है। थिक फिलामेंट पुल्स अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। तो अब अटैचमेंट की वजह से जो थिक फिलामेंट है, मायोसिन है, वो एक्टिन फिलामेंट को अपनी तरफ खींचता है, मतलब ए बैंड की तरफ खींचना शुरू कर देता है, मतलब ए बैंड का जो सेंटर है, सेंटर की तरफ खींचता है। जेड लाइन पुल्ड इनवर्ड एंड देयर बाई काजिंग ए शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर। जो जेड लाइन है, दो दो जेड लाइन के बीच में सार्कोमेयर्स हैं, तो दोनों जेड लाइन पास पास में आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो सार्कोमेयर है उसकी लेंथ कम हो जाती है, जिसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, सिकुड़ना बोलते हैं। आई बैंड गेट रिड्यूस्ड एंड वेयर ए बैंड रिटेन लेंथ। आई बैंड है उनकी जो लेंथ है वो कम हो जाती है, जबकि ए बैंड होते हैं वो अपनी लेंथ को बनाए रखते हैं, उनकी लेंथ में कोई कमी नहीं होती। मायोसिन रिलीजिंग एडीपी एंड पीआई गोज बैक इट्स रिलैक्स्ड स्टेट। जो मायोसिन है बाद में वो क्या करता है, एटीपी से जब एडीपी प्रोड्यूस करेगा, मतलब एनर्जी जो भी ये यूज कर लेता है, तो ये नॉर्मल रिलैक्स्ड स्टेट में चला जाता है। जब तक एनर्जी रहेगी तो ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा, और जैसे ही एनर्जी ये खत्म हो जाती है तो ये रिलैक्स्ड स्टेट में चला जाता है। और अब क्या होगा, ए न्यू एटीपी बाइंड एंड क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। तो नया जो एटीपी है वो आगे बाइंड होएगा और जो पहले वाला क्रॉस ब्रिज है वो ब्रोक होएगा, टूट जाएगा। एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय मायोसिन हेड एंड साइकिल ऑफ द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड। तो एटीपी अब दोबारा से हाइड्रोलाइज होएगा, दोबारा एनर्जी बनेगी, दोबारा जो मायोसिन हेड है वो क्या होएगा, एक्टिन के ऊपर अटैच होएगा, और साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिजिंग है, ये लगातार बढ़ते रहते हैं और टूटते रहते हैं। प्रोसेस कंटिन्यूड टिल द कैल्शियम आयन आर पंप्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टरने मतलब जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जब तक कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में रहेंगे तब तक ये जो क्रॉस ब्रिजिंग बनने की जो प्रोसेस है वो लगातार बनती रहेगी, मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही कैल्शियम आयन कम हो जाते हैं तो जो मसल्स हैं वो रिलैक्स स्टेट में आ जाती हैं। तो रिजल्टिंग इन मेकिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट काजिंग रिटर्न ऑफ जेड लाइन्स बैक टू दियर ओरिजिनल पोजिशन रिलैक्सेशन। तो जब ये कैल्शियम आयन वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं जहाँ से इनको छोड़ा गया था बाहर, किसकी वजह से, जो इनके पास एक्शन पोटेंशियल आया था उसकी वजह से, तो ये क्या है, वापस वहाँ पे जाएंगे, तो जिसकी वजह से रिलैक्सेशन स्टेट में अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जो जेड लाइन है वो चली जाती है, मतलब जो उसका नॉर्मल साइज था उसमें वो मेंटेन कर लेती है। तो हम जो डायग्राम से देखते हैं किस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बोल रहे थे, तो ये है, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, मायोसिन हेड स्प्लिट्स एटीपी एंड बिकम रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज्ड। जो क्या होएगा, जो मायोसिन है, मायोसिन के जो हेड होते हैं, जो थिक फिलामेंट है, तो उसके हेड रीजन में जो एटीपी है वो बाइंड होएगा और वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होएगा, जो हेड रीजन है वो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जाके एक क्रॉस ब्रिज बनाता है। और ये क्रॉस ब्रिज की वजह से फिर क्या होएगा, मायोसिन हेड रोटेट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर पावर स्ट्रोक। तो जिससे क्या होएगा, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो मायोसिन है वो सार्कोमेयर का सेंटर है उसकी तरफ खिंचाव करता है, और इस खिंचाव की वजह से जो एक्टिन फिलामेंट है ये इसको अपनी तरफ खींचता है। और उसके बाद नेक्स्ट एटीपी आएगा, जैसे जितना ज़्यादा ये खींच सकता है मायोसिन को उतना ज़्यादा ये खींचता है। जैसे इसमें देख सकते हैं हम, यहाँ पे जो बिल्कुल पैरेलल हैं एक दूसरे के, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये वाला जो रीजन है वो कितना ज़्यादा पीछे जा चुका है। तो ये खिंचाव करता है, और उसके बाद जैसे ही एज मायोसिन हेड बाइंड्स एटीपी, जब ये दोबारा एटीपी के साथ बाइंड करेगा तो दोबारा से जो यहाँ पे क्रॉस ब्रिजिंग है वो टूटेगी, और उसके बाद किसी दूसरे जगह से जाके वो अटैच हो जाता है। मान लो यहाँ से अटैच होएगा, फिर क्या करेगा, ये और ज़्यादा खींचेगा इसको, मतलब
ये इस तरीके से खिंचाव करता रहता है, और जितना ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्शन करता रहेगा, मसल्स की जो लेंथ है, सार्कोमेर की लेंथ है, वो कम होती चली जाती है। मतलब ये और ज़्यादा जो मूवमेंट है वो और इस साइड में, मतलब पीछे की तरफ धकेलता रहेगा, इसको सेंटर की तरफ धकेलता रहेगा। इसको हम जो मूविंग पीक है वहाँ से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कैल्शियम आएगा, कैल्शियम ने जो ट्रोपोनिन के साथ बाइंडिंग की, और यहाँ से जो बाइंडिंग साइट है वो राइज हुई, और यहाँ पे जो एक्टिन हेड है वो क्या हो गया, स्टार्ट हुआ। जैसे यहाँ पे शुरुआत में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो आते हैं, सिग्नल आते हैं, सिग्नल किसके पास आएंगे, मसल्स के पास, और जो ये कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे, और यहाँ से जो हेड है वो एक्टिव साइट बनेगी, और जो हेड रीजन है वो देख सकते हैं ये आगे के आगे मूव करता रहता है इस तरीके से, मतलब सेंटर की तरफ लेके आएगा इसको, और जितना ज़्यादा सेंटर की तरफ लेके आता रहता है हेड रीजन, उतना ही ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो शो होती रहती है। तो ये है एक्टिन, ये मायोसिन फिलामेंट ऊपर वाला एक्टिन फिलामेंट है। तो मेन चीज़ है जो बाइंडिंग साइट है ये आगे के आगे मूव करती रहती हैं बार बार, जो हेड है फिर अगले वाले हिस्से से अटैच होएगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से होती है। उसके बाद है रेड एंड वाइट फाइबर्स। जो मसल फाइबर हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रेड एंड वाइट। रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स। रिएक्शन का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, इसमें जो टाइम लगता है इसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। तो ये अलग अलग मसल्स में अलग अलग इसकी जो टाइम पीरियड है वो हो सकता है। मसल कंटेन रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट मायोग्लोबिन। जैसे हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, तो यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन स्टोरिंग एक पिगमेंट होता है जिसको मायोग्लोबिन बोला जाता है। और रेड फाइबर्स क्या होते हैं, मायोग्लोबिन कंटेंट इज गिविंग ए रेडिश अपीयरेंस। तो ऐसे मसल फाइबर के पास मायोग्लोबिन अच्छा खासा मात्रा में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसका जो रंग है वो लाल रंग का दिखाई देगा। फाइबर्स कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका मतलब लाल रंग ज़्यादा है तो मायोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर किए हुए है, और ज़्यादा ऑक्सीजन की कहाँ जरूरत होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन करता है, इसीलिए इनको एरोबिक मसल्स भी बोलते हैं। और ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन इसका मतलब ये ज़्यादा एक्टिव मसल्स होती हैं। रेड फाइबर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव मसल होती हैं, जबकि जो वाइट फाइबर हैं इनके पास मायोग्लोबिन बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पेल या फिर वाइटिस दिखाई देती हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो वाइल अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो भी यहाँ पे कम मिलेंगी, आल्सो लेस, जबकि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ज़्यादा मिलते हैं। दे डिपेंड ऑन अनारोबिक प्रोसेस ऑफ फॉर द एनर्जी। तो ये किसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अनारोबिक प्रोसेसेस के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर इतनी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होती है। ऊपर वाले का पॉजिटिव है। फैटिग क्या होती है, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। जैसे रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो प्लांट्स वाले चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे, वैसे एनिमल में भी सेम ही रेस्पिरेशन का प्रोसीजर सेम ही होता है। तो मसल्स के अंदर क्या होता है, जब प्रॉपर अमाउंट में O2 नहीं पहुंचती है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, लैक्टिक जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड बनाता है, और लैक्टिक एसिड एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, और जिसकी वजह से यदि वो टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स में इकट्ठा होता रहेगा तो मसल्स हैं वो फैटिक, थकान होना शुरू हो जाती है, और एक टाइम के बाद जो मसल्स हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन करना बंद कर देती हैं। तो जब रेस्ट करते हैं तो ये लैक्टिक एसिड है लीवर के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और जो लीवर क्या करेगा, वापस इस टॉक्सिक सब्सटेंस से पायरुवेट है वो बना लेता है, और जितना ज़्यादा लैक्टिक एसिड खत्म होता रहेगा थकान है वो कम होती रहेगी।